नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखिए, नरेशन को ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह देते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, सबसे पहले हमें यह देखना है कि व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच इज अ स्पीच विच कंटेन्स द एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर। तो डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच है विच कंटेन्स, डायरेक्ट स्पीच कंटेन्स exactly the same words spoken by the speaker, spoken by the speaker। तो हिंदी में हम कह सकते हैं कि वक्ता द्वारा सीधी कही जाने वाली बात। डायरेक्ट स्पीच कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर। तो जब वक्ता जो बात कर रहा है डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से वक्ता एक लिसनर को, एक स्पीकर एक लिसनर को बोल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच कंटेन्स the modified words of the speaker, तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? जिसमें वक्ता किसी और की बात को अपने शब्दों में मॉडिफाई करके कहता है। ठीक है, तो वक्ता द्वारा सीधी कही जाने वाली खुद की बात किसी को डायरेक्ट रूप से कह रहा है, तो वो क्या है? डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब किसी अन्य की बात को वक्ता अपने शब्दों में मॉडिफाई करके कहता है, तो उसको हम बोल देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जैसे कि टीचर said to me, I'll teach you a lesson. I'll teach you a lesson. Teacher said to me, I'll teach you a lesson. तो ये कौन सी स्पीच है? ये है डायरेक्ट स्पीच। इसमें स्पीकर कौन है, सब्जेक्ट कौन है? टीचर। और ऑब्जेक्ट कौन है? मी। टीचर डायरेक्ट रूप से मुझे कह रहा है और वो अपने आप को आई विल टीच यू लेसन। तो टीचर मेरे पास आया और उसने आके डायरेक्ट मुझे कहा कि मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा, कल एक पाठ पढ़ाऊंगा, तो वो होगी डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर ये बात टीचर खुद ना कहकर किसी स्टूडेंट के हाथ मैसेज भेजता, स्टूडेंट को बोल के भेजता कि क्लास में जाकर बोल देना कि कल एक लेसन पढ़ाऊंगा मैं, तो टीचर ने उस स्टूडेंट को बोला और वो स्टूडेंट आके पूरी क्लास में आकर क्या अनाउंस करेगा कि टीचर ने कहा है कि वो कल लेसन पढ़ाएंगे। वो ये नहीं कहेगा कि मैं लेसन पढ़ाऊंगा। तो यहां तो टीचर बोल रहा है कि आई विल टीच, ठीक है, लेकिन बच्चा क्या बोलेगा? ही वुड टीच। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वक्ता द्वारा सीधी कही जाने वाली बात एज इट इज ऐसा ही बोला गया है, एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर। तो जो बोलने वाला वक्ता है वो सेम वर्ड्स अगर लिखे जा रहे हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन इसी को अगर चेंज करके मॉडिफाई करके बोला जाए तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, इसका हमने इनडायरेक्ट बनाना है। कैसे बनाना है इसके रूल बाद में करते हैं। सबसे पहले आपको ये सीखना है कि ये जो डायरेक्ट स्पीच है, इसके जो यहां से यहां तक का बाहर वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और इसके जो अंदर वाला भाग है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ओके, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आरवी, शॉर्ट में इसको बोलेंगे आरवी, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। और आरएस
रिपोर्टेड स्पीच। तो ये क्या है, ये आरवी है और ये आरएस है। इस बात का ध्यान रखना कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो भाग है ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है और इसके बीच में ये वर्ब है। ये आरवी की वर्ब है और ये स्पीच है। तो हमने क्या करना है, डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में बनाना चेंज करना है तो उसके अंदर हम 5 चेंज करेंगे। टोटल 5 चेंज करके हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट वाक्य बना सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिखना चाहो तो बाद में लिख लेना। तो डायरेक्ट स्पीच वक्ता द्वारा सीधी कही जाने वाली बात, और इनडायरेक्ट स्पीच जब किसी अन्य की बात को वक्ता अपने शब्दों में कहता है। नेक्स्ट देखिए, अब इसके हम रूल करेंगे कि कैसे हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, कि कोई भी डायरेक्ट सेंटेंस है उसको हमने इनडायरेक्ट कैसे बनाना है। देखिए टोटल 5 चेंजेस, देयर आर टोटल 5 चेंजेस टू कन्वर्ट अ डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने के लिए टोटल 5 परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे 5 changes to convert a direct speech into indirect. There are 5 changes to convert a direct speech into indirect. तो आपने जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो टोटल 5 चेंज करने हैं। वो 5 चेंज क्या है एक एक करके डिटेल में बाद में समझा दूंगा। तो सबसे पहले तो आप ये बात समझें कि मैं आपको सिर्फ असर्टिव सेंटेंस के रूल्स बता रहा हूँ। इंटेरोगेटिव के, इंपेरेटिव के, ऑप्टेटिव के, एक्सक्लेमेटिव के 5 तरह के वाक्य हैं, उनके बाद में करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक रूल है वो समझने के लिए असर्टिव सेंटेंस यानी कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो सिंपल वाक्य होते हैं उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाना है सबसे पहले ये सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सीख जाएंगे तो उसके बाद इंटेरोगेटिव भी कर लेंगे, नेगेटिव भी कर लेंगे, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव जितने तरह के हैं सारे कर लेंगे। तो सबसे पहला चेंज, आरवी की वर्ब में परिवर्तन। आरवी की वर्ब में परिवर्तन होगा। पहला चेंज, आरवी की वर्ब बदलेगी। आरवी की वर्ब जैसे सैड टू, से टू, सेज टू ये दिया होता है, ये चेंज होगा। आरवी मैंने बताया ना बाहर वाला भाग, उसके बीच जो वर्ब लगी हुई है वो आरवी की वर्ब है। तो पहले आरवी की वर्ब में परिवर्तन। सेकंड, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर, एक तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों हटेंगे, ठीक है। जहां पे आरवी खत्म होता है यहाँ वहां पर एक कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, एंड जो कॉमास लगे हुए हैं, कॉमा लगा हुआ है उसको हटाकर साधारण वाक्यों में दैट लगाते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव में इफ, वेदर या WH वर्ड लगता है, इंपेरेटिव में टू लगता है, तो वो अलग अलग करेंगे अपने। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर, इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा को हटाकर दैट से वाक्य को जोड़ेंगे। तो आप इतना याद रखेंगे। तीसरा, अब शुरू होता है हमारा RS। आरवी बाहर वाला भाग, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग, और RS इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग। तो RS के सब्जेक्ट तथा प्रोनाउन में परिवर्तन। RS के सब्जेक्ट तथा प्रोनाउन में परिवर्तन। सब्जेक्ट और प्रोनाउन, देखो यहां से वाक्य शुरू हो रहा है वो उसका सब्जेक्ट होगा, और प्रोनाउन भी हो सकता है, वाक्य के अंदर भी प्रोनाउन आ सकता है, RS के अंदर भी प्रोनाउन होगा। जरूरी नहीं है कि शुरू में ही चेंज करना है, RS के सब्जेक्ट में नहीं, RS के सब्जेक्ट तथा प्रोनाउन में परिवर्तन। और फोर्थ चेंज है RS के टेंस में, उसका काल बदल जाएगा। RS के टेंस में परिवर्तन। और पांचवा चेंज क्या होगा आपका, समय, स्थान व दूरी। समय, स्थान व दूरी संबंधी परिवर्तन।
समय स्थान व दूरी संबंधी परिवर्तन हो जाएगा। तो ये 5 चेंज होंगे। अब 1 बाय 1 इन चेंज को क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले तो आप ये नोट कर लो कि 5 चेंज कौन कौन से हैं। आरवी की वर्ब में परिवर्तन, यानी कि सेड टू टोल्ड में, से टू टेल में और सेज टू टेल्स में बदलेगा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट ही लगेगा। आरएस के सब्जेक्ट या प्रोनाउन में परिवर्तन, देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, नरेशन में यही मेन रूल है। अगर आप वहाँ गलती करके आ रहे हो एग्जाम में तो सिर्फ इस रूल की वजह से गलती होती है। इसका भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, इसका भी बता दूंगा, लेकिन ये जो मेन रूल है इसको अच्छे से करना पड़ेगा। अगर तीसरा रूल समझ आ गया आपको तो समझ लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गए। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इसके अंदर। तो करते हैं हम पहला चेंज, आरवी के वर्ब में परिवर्तन। देखो आरवी की वर्ब कैसे बदलेगी। आरवी की वर्ब बदलने के लिए, ठीक है, डायरेक्ट में अगर आरवी की वर्ब ये दी हो तो इनडायरेक्ट बनाते हुए हमें क्या करना है, बस यही बात याद रखनी है कि आरवी की वर्ब अगर सेड टू है तो इनडायरेक्ट बनाते हुए उसको टोल्ड करेंगे, सेड टू को टोल्ड। से टू है तो वो टेल हो जाएगा, सेज टू है तो वो टेल्स हो जाएगा। इसके अलावा सैड, से या सेज अकेला आता है, टू नहीं लगा हुआ है, तो इसमें नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सैड अकेला आ रहा है तो सैड को सैड ही रहने देंगे, से अकेला आ रहा है तो से ही रहने देंगे, सेज अकेला आ रहा है तो सेज ही रहने देंगे। तो ये था फर्स्ट चेंज, आरवी के वर्ब में परिवर्तन। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है किस तरीके से डायरेक्ट में क्या हो, इनडायरेक्ट में क्या करना है, इस तरीके से चेंज करेंगे। इसके बाद सेकंड चेंज जो मैंने आपको बताया था, सेकंड चेंज क्या है, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा ये दोनों हट जाएंगे और इसकी जगह लग जाएगा दैट। ये सिर्फ मैं साधारण वाक्यों की बात कर रहा हूं, नेक्स्ट इंपेरेटिव इंटेरोगेटिव करेंगे उसमें अलग है। तो इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा जो लगा हुआ है उसको हटाकर हम क्या लगाएंगे, उसको हटाकर हम लगाएंगे दैट। ये दो रूल क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए तीसरा, थर्ड चेंज। थर्ड चेंज क्या है जो मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस थर्ड चेंज को ध्यान से समझेंगे तो अपने को पर्सनल प्रोनाउन पता है। पर्सनल प्रोनाउन आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही शी इट एनी नेम थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले हमें क्या है, सारे पर्सनल प्रोनाउन और उनका पर्सन पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन है दोनों। ठीक है, तो देखिए इसकी सेकंड फॉर्म माय और थर्ड फॉर्म मी। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म, आई माय मी। और सबसे पहले आप लिख लो तीसरा चेंज। ठीक है, चेंज नंबर थर्ड, आर एस के प्रोनाउन में परिवर्तन, प्रोनाउन या सब्जेक्ट में परिवर्तन। सब्जेक्ट और प्रोनाउन कैसे बदलेगा, तो सबसे पहले आपको देखना है कि फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, स्पीकर, बात को बोलने वाला क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, दो, एक तो होता है आई और एक होता है वी, ये होता है फर्स्ट पर्सन। उसके बाद सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन होता है यू। इसके बाद थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है ही शी इट दे और एनी नेम। ठीक है, कोई नाम आ गया तो नाम ही रहेगा, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे क्या हैं, थर्ड पर्सन है।
अब देखो ध्यान से कि फर्स्ट पर्सन की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट पर्सन की आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ठीक है, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, और दे, देयर, देम, ठीक है, दे, देयर, देम, ओके। तो ये क्या लिखा हुआ है, देम, दे, देयर, देम। देम लिख लेना यहां पर, दे, देयर, देम। दे, देयर, देम, ठीक है। अब जब भी फर्स्ट पर्सन आता है आपको लगेगा कि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, आरवी के, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। आरवी में बाहर वाले वाक्य में देखेंगे कि सब्जेक्ट पे कौन बैठा है। अगर किसी वाक्य के अंदर आरएस में आई, माई, मी, वी, आवर, अस दिया है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर यू, योर, यू दिया है तो वो होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और अगर इनमें से कुछ भी दिया है, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन दिया हुआ है तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। 3 वाक्य लिखूंगा और तीनों में आपको ये रूल समझा दूंगा, ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे और एनी नेम। अगर ये 6 प्रोनाउन आए तो ये 6 बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, अगर ये 3 आए तो बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, अगर इनमें से कुछ भी आए तो नहीं बदलेगा, आरएस के अंदर का बदलाव नहीं होगा। सपोज करो कि वाक्य के अंदर, आरएस वाले वाक्य के अंदर आ गया माय और इधर सब्जेक्ट पे बैठा है रोहित, तो माय कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, आई की सेकंड फॉर्म है माय, तो इधर सब्जेक्ट पे है, सब्जेक्ट पे बैठा है रोहित, तो रोहित है ही, तो रोहित की भी सेकंड फॉर्म लगेगी। अगर आरएस के अंदर जो फॉर्म आती है, जो फॉर्म आरएस के अंदर आती है वही आरवी की फॉर्म हम इनडायरेक्ट बनाते हुए यूज करते हैं। तो नोट पॉइंट डाल के लिखिए, नोट पॉइंट डालिए एक कि डायरेक्ट वाक्य के अंदर, डायरेक्ट स्पीच के अंदर आरएस में प्रोनाउन की जो फॉर्म या जो रूप प्रोनाउन का आता है उसी के अनुसार हम इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन लगाते हैं, उसी के अनुसार हम इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन लगाते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको समझने के लिए एग्जांपल करवा रहा हूं मैं एक, ठीक है। देखो यहीं एक वाक्य लिख रहे हैं, एक वाक्य लिखा, रवि said to सुनीता, ठीक है। I was waiting for you, I was waiting for you, ओके। अब देखिए यहां लिखा रवि और यहां लिखा सुनीता, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आरवी का, ये वाला पोर्शन हमारा है आरवी और ये वाला है आरएस। हमें पहला चेंज यहां करना है said to को told में, तो रवि told सुनीता, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, आई माई मी देखते ही हम कहां जाएंगे, सब्जेक्ट पर चले तो गए। अब इसकी कौन सी फॉर्म आएगी, आई फर्स्ट फॉर्म है,
तो सब्जेक्ट की भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट पे लड़का है, कहने का मतलब इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, ही। ओके, वॉज वेटिंग फॉर यू, वॉज वेटिंग फॉर यू, और वॉज दिया तो उसको हैड बीन कर देते हैं, ये आगे फोर्थ रूल मैं आपको करवाऊंगा, वॉज वर्ब को हैड बीन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, वेटिंग का वेटिंग। ओके, अब यू, ये यू देखो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ये फर्स्ट पर्सन की फर्स्ट फॉर्म थी, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट फॉर्म, तो हम सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अब यू देखो सेकंड पर्सन की थर्ड फॉर्म है, सेकंड पर्सन की थर्ड फॉर्म, कहने का मतलब यू सेकंड पर्सन है और इसकी थर्ड फॉर्म है ये। अब आप कहोगे सर इसकी यू फर्स्ट फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, हमें कैसे पता चलेगा? तो बात याद रख लेना, अगर तो यू वर्ब से पहले आ रहा है, यू का प्रयोग वर्ब से पहले हो रहा है तो वो है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अगर यू का प्रयोग वर्ब के बाद हो रहा है तो वो है थर्ड फॉर्म। अब यू है सेकंड पर्सन देखते हैं हम आगे ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। अब इसकी लगेगी थर्ड फॉर्म क्योंकि वो खुद एक थर्ड फॉर्म है, तो सुनीता की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? सुनीता की थर्ड फॉर्म शी, हर। ठीक है, सुनीता लड़की है तो शी की थर्ड फॉर्म ये रही, इधर फॉर्म लिखी हुई ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, सुनीता शी है और वहां थर्ड फॉर्म आई हुई है तो इसलिए इसकी थर्ड फॉर्म हर लगेगी। ये इसका प्रोनाउन लगाने का तरीका है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। ये रूल समझ आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, प्रोनाउन का चेंज सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, नो चेंज। अगर इतना याद नहीं रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, SON। ठीक है, यहां लिख लेता हूं SON, सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, S फॉर सब्जेक्ट के अनुसार, O फॉर ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 4। अब देखो रूल नंबर 4 करने से पहले आपको बता दूं कि इसमें जो प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट में बदलेगा और पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। जैसे प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, और उसके बाद पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और विल शैल वाले जो वाक्य आते हैं, फ्यूचर टेंस जो आता है, विल को वुड, शैल को शुड, कैन को कुड, मे को माइट, इस तरीके से चेंज करते हैं। लेकिन हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के अकॉर्डिंग सारा चेंज कर लेंगे। हम एक टेबल के अकॉर्डिंग क्या है समझेंगे कि किस तरीके से हमें टेंस बदलना है। चलिए अब हम करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का फोर्थ चेंज। फोर्थ चेंज जो है वो है RS के टेंस में परिवर्तन। RS का टेंस कैसे बदलना है? देखो, करने को हम टेंस वाइज भी कर सकते हैं कि पहले प्रेजेंट टेंस करवाया और उसको पास्ट में बदला, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस करवाया उसको पास्ट कंटिन्यूस में बदला, लेकिन अपने टेबल याद करेंगे क्योंकि कम समय में अपने को सारे के सारे टेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आ जाए। तो ये टेबल याद करेंगे, लेकिन टेबल याद करने से पहले आपको एक बेसिक सी बात याद रखनी है। ये नोट पॉइंट डाला है मैंने, ये याद रखना है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए जल्दबाजी में टेंस की गलती कर जाते हैं। वाक्य के बाहर RV में ये नहीं देखते कि कौन सा टेंस दिया है। तो यदि RV में पास्ट टेंस दिया है तो RS का टेंस बदलता है, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब चौथा परिवर्तन करने से पहले आपको RV में देखना है कि पास्ट टेंस है या नहीं, यानी कि उसकी सेकंड फॉर्म है या नहीं, या पास्ट फॉर्म है या नहीं। अगर पास्ट फॉर्म है तो ही टेंस बदलेगा, अन्यथा नहीं बदलेगा। अगर RV में वर्ब की जो फॉर्म है वो प्रेजेंट या फ्यूचर है तो टेंस नहीं बदलता है, ये बात ध्यान रखना। तो 3 चेंज तो बड़े आराम से कर लोगे, लेकिन जब चौथा चेंज करने के लिए आओगे तो 1 मिनट के लिए दिमाग को यहाँ लेके जाना कि पहले RV में देखूं पास्ट टेंस है या नहीं है, तो ही मुझे टेंस बदलना है। दूसरी बात, यदि वाक्य के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो, कोई क्वोट दिया हो, किसी की क्वोट, किसी की कही गई बात या
सार्वभौमिक सत्य दिया गया हो तो भी वाक्य का टेंस नहीं बदलेगा, एज इट इज सेंटेंस लिखा जाएगा। अब देखो टेंस बदलना कैसे है। यदि डायरेक्ट वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस या फिर डू डज लिखा आ जाए, डू या डज, ये चार चीजें देखो, ठीक है। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस लगा हो या डू डज दिया हो, तो इनडायरेक्ट में उसको करते हैं हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और अगर डायरेक्ट में इज एम आर आई, इज एम आर, ठीक है, तो उसको इनडायरेक्ट में कर देते हैं वॉज वर्ब। इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म होगी तो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी, इसलिए मैं वर्ब की फॉर्म नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंज लिख रहा हूं, ठीक है। अगर आ जाए हैज हैव तो वो क्या हो जाएगा, हैड। और अगर हैज हैव के साथ बीन आ जाए तो हैड के साथ क्या है, बीन लग जाएगा, इसलिए इनको मैं बॉक्स में लिख रहा हूं, ठीक है। अगर तो हैज हैव आए तो वो अकेला हैड हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन हैज हैव के साथ बीन भी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, हैड बीन। ये बात ध्यान रख लेना, हैज हैव के साथ बीन लिखा आ जाए तो वो हो जाएगा हैड बीन। अब देखो फर्स्ट आ गई तो हमने सेकंड लगा दी, और अगर सेकंड आ जाए तो हम लगाएंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड, ठीक है। पास्ट को परफेक्ट में, ठीक है, पास्ट को परफेक्ट में, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूज आ जाए, पहले से वॉज वर्ब लगा आ जाए, ठीक है, तो उसको हम बदलेंगे हैड बीन में। लेकिन ध्यान रखना, अगर पहले से ही हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज आए, यानी कि हैड बीन आ जाए, तो ये दोनों एज इट इज रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि वाज वर्ब को हैड बीन में, लेकिन अगर हैड बीन लिखा आ जाए या फिर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखा आ जाए तो इन दोनों में क्या है, कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज आएंगे, ओके। इसके अलावा जो फ्यूचर टेंस होता है उसको कैसे बदलते हैं, विल को वुड में, शेल को शुड में, कैन को कुड में, और मे को माइट में। इसके अलावा कोई भी मॉडल आता है, इसके अलावा कोई भी मॉडल आता है तो वो एज इट इज, जैसे शुड आ गया ऑलरेडी लिखा हुआ तो शुड रहेगा, मस्ट आ गया तो मस्ट रहेगा, ठीक है, यूज टू आ गया तो यूज टू रहेगा, ओके। तो विल को चेंज करना है आपने वुड में, शेल को चेंज करना है शुड में, कैन को चेंज करना है कुड में, और मे को चेंज करना है माइट में। विल को वुड, शेल को शुड, कैन को कुड, मे को माइट। तो इस तरीके से आप टेंस का चेंज करेंगे। इस टेबल को बना लीजिए, लेकिन ये टेबल अप्लाई तभी करनी है, सबसे पहले ये बात सोचनी है, जब भी आप चौथा चेंज करने की कोशिश करो, चौथा चेंज करने जाओ, तो सबसे पहले ये देखना कि आरवी में पास्ट टेंस है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में, इज एम आर को वॉज वर्ब में, हैज हैव को हैड में, सेकंड को हैड थर्ड में, वॉज वर्ब को हैड बीन में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड बीन आए तो नो चेंज, विल को वुड, शेल को शुड, कैन को कुड, मे को माइट, और मॉडल का मॉडल ही रहेगा। तो ये था फोर्थ चेंज। अब इसके बाद हम करते हैं फिफ्थ चेंज। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने पूरा वाक्य करेंगे, या पहले इसका मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं ताकि आप गलती ना करें। देखिए, जैसे मैंने वाक्य लिखा कि एक वाक्य लिखा, राम सेज टू अमित, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, ओके। और एक वाक्य लिखा, राम said to Amit, okay, I am reading a book.
दोनों वाक्य मैंने सेम लिखे हैं ताकि आपको रूल अच्छे से समझ आ जाए, ये वाला कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको। देखिए कि सबसे पहले आप सेड टू को किस में बदलते हैं, सेड टू को टोल्ड में और सेज टू को टेल्स में। तो राम टेल्स अमित, ओके। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट। 5 चेंज कैसे करते हैं, तो सबसे पहला चेंज यहाँ होता है आरवी की वर्ब में परिवर्तन, दूसरा चेंज यहाँ होता है इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट, इफ, WH वर्ड जो भी लगाना है, ठीक है। सिंपल वाक्यों में दैट लगता है तो दूसरा चेंज ये कर दिया हमने। तीसरा चेंज इसका सब्जेक्ट या प्रोनाउन बदलेगा, और चौथा चेंज क्या होगा, इसकी वर्ब बदलेगी, ठीक है। और पांचवा चेंज समय स्थान या दूरी संबंधी परिवर्तन। वो जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में दिया हो, टाइम दिया हो, प्लेस दिया हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। वो अपने 5th चेंज करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये 4 जो रूल समझाएं वो समझो। तो पहला चेंज हो गया, दूसरा चेंज हो गया, और तीसरा आई सब्जेक्ट के अनुसार तो ही लगा दिया। अब हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि इधर तो देखा नहीं, राम सेज टू अमित आई एम रीडिंग ए बुक, तो इज एम आर को हमने चौथा चेंज याद कर रखा कि 3 चेंज हो गए, चौथा चेंज करना है, इज एम आर को वॉज वर्ब, तो ही के साथ वॉज लगा देते हैं, ही वॉज रीडिंग, जो कि गलत है। मैंने कहा कि 3 कर लोगे, चौथा चेंज जब करोगे वो चेक करना है कि होगा या नहीं, यानी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब जब बदलनी है तब हम ये देखेंगे कि बाहर आरवी के अंदर ये देखो पास्ट टेंस है क्या, नहीं है, सेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस यानी कि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो हम चौथा चेंज नहीं करेंगे। कहने का मतलब इज एम आर का इज एम आर ही रहेगा, टेंस उसका वही रहेगा। तो आई के साथ एम लगता है, लेकिन ही के साथ क्या लगेगा, इज। ही इज रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक, ये बन गया इसका इनडायरेक्ट, ठीक है। ये डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस था। ये दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरे का ये डायरेक्ट, और इसका बनाना है हमको इनडायरेक्ट। देखिए राम सेड टू अमित, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट, ओके। आई सब्जेक्ट के अनुसार तो ही। अब यहां पे देखो फर्स्ट चेंज कर दिया, सेकंड चेंज कर दिया, थर्ड चेंज कर दिया, फोर्थ चेंज इज एम आर को वॉज वर्ब में बदलना है। बदलने से पहले मैं आरवी में आया, देखा कि यहाँ पास्ट टेंस है, सेड दिया हुआ है, वर्ब के सेकंड फॉर्म है, तो चौथा चेंज होगा, तो इज एम आर को वॉज वर्ब में बदल देंगे, रीडिंग अ बुक, ओके। तो इस तरीके से ये बन गया इनडायरेक्ट। देखो बहुत कम, एक एक दो एग्जाम्पल करवा रहा हूं आपको सिर्फ रूल समझाने के लिए, क्योंकि एग्जाम्पल कितने भी कर लो कम है, लेकिन जैसे ही अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा, रीट एग्जाम का, मेन एग्जाम का जो सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करने की कोशिश करेंगे। उसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल विद रूल दोबारा करवा दूंगा। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो रूल साथ के साथ बताता रहूँगा, इसलिए आप एक एक दो एग्जाम्पल से सबसे पहले रूल समझिए, ठीक है। तो आपको फोर्थ चेंज समझ आया। तो फिफ्थ चेंज क्या है, समय स्थान और दूरी संबंधी परिवर्तन, समय स्थान और दूरी संबंधी परिवर्तन, ओके। तो ये बहुत आसान है, समय का भी अपोजिट लगाना है, स्थान का भी अपोजिट लगाना है, ठीक है। ज़्यादातर जो आते हैं मैं वो लिखवा रहा हूँ, समय स्थान और दूरी संबंधी परिवर्तन, समय स्थान व दूरी, समय स्थान और दूरी संबंधी परिवर्तन। तो देखिए डायरेक्ट में क्या दिया हो और उसको इनडायरेक्ट में क्या करना है, ठीक है। डायरेक्ट में दिया हो दिस या दीज, तो इनडायरेक्ट में उसको करना है दैट या दोस। दिस या दीस को दैट या दोस में, दिस को दैट में, दीस को दोस में, हियर को देयर में, कम को गो में, अगो को बिफोर में, अगो को बिफोर में, टुडे और टू नाइट दिया हो
टुडे और टुनाइट दिया हो तो टुडे को दैट डे में और टुनाइट को दैट नाइट में। टुमारो द नेक्स्ट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलते हैं या द फॉलोइंग डे, लेकिन टुमारो आए तो नेक्स्ट डे में कई बार नेक्स्ट डे लिखा जाता है तो उसको द फॉलोइंग डे कह देते हैं। ठीक है, टुमारो को नेक्स्ट डे के नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। अब टुमारो को नेक्स्ट डे में ना बदल के कई बार फॉलोइंग डे लिखा होता है तो भी सही है, नेक्स्ट डे को फॉलोइंग डे में भी चेंज कर सकते हैं। और यस्टरडे को लास्ट डे, या लास्ट डे दिया हो तो द प्रीवियस डे। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम के अंदर आते हैं, समय, स्थान और दूरी संबंधी परिवर्तन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक एग्जाम्पल करते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसके इंटेरोगेटिव करेंगे। हाँ जी, देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं। तो वो आपको ध्यान होगा कि जो वाक्य WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और साइन ऑफ इंटेरोगेशन पर ख़त्म होते हैं, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कहेंगे कि आप सिंपल चीज़ें बता रहे हैं कि हमें ये तो पता ही है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। ये एक कॉमन टॉपिक है जो कि आपके अब रीट में काम आएगा, बाद में इसको छोटी क्लासेस के बच्चे भी देखेंगे तो उनको ये चीज़ें बतानी ज़रूरी होती हैं। तो बार बार एक ही चीज़ को ना करवाना पड़े, इसलिए आपको छोटी से छोटी चीज़ बता रहा हूँ। तो थोड़ा टाइम लगेगा पर हाँ। तो अब हमने करना है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव वाक्य WH वर्ड से या हेल्पिंग वर्ब से, दो तरीके से शुरू होते हैं। तो इसके जो रूल्स हैं, शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, रूल्स लिखिए। सबसे पहली बात तो सैड या सैड टू को आस्क्ड में, सबसे पहला चेंज यही करना है। आरबी की वर्ब चेंज होगी, सैड या सैड टू पहले टोल्ड में बदल रहा था, सैड का सैड रह रहा था और सैड टू टोल्ड में बदल रहा था। सैड या सैड टू को आस्क में, ठीक है। से या से टू को आस्क में, और सेज या सेज टू को आस्क में। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन पूछा जाता है और आस्क मैंने पूछना है इसलिए आस्क में बदला है, और कोई जवाब दिया जाता है, बताया जाता है, इसलिए टेल या टोल्ड बोला जाता है। तो सिंपल वाक्य जो होते हैं, ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें कोई बात बताई जाती है टेल, और इसमें कुछ बात पूछी जाती है इसलिए आस्क में बदलते हैं। ठीक है, सेकेंड चेंज, ये फर्स्ट चेंज था हमारा। सेकेंड चेंज आपने करना है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा जो लगा हुआ है को हटाकर इफ विद या फिर WH वर्ड, दोनों में से एक चीज लगानी है। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर आपने इफ वेदर या WH वर्ड लगाना है। इफ कब लगाना है, इफ या वेदर कब लगाना है, यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, और यदि वाक्य WH वर्ड से शुरू हो, WH वर्ड से शुरू हो। देखो
इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर आपने इफ या वेदर लगाना है। इफ या वेदर कब लगा होगा? जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। और WH वर्ड कब लगाना है? जब वाक्य WH वर्ड से शुरू हो। ठीक है। तीसरा चेंज क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखना है। ठीक है। चौथा चेंज क्या करना है? पर्शनवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में, यानी कि साइन ऑफ इंटेरोगेशन हटाकर आप फुल स्टॉप लगाएंगे, साधारण वाक्य में बदलेंगे। और पर्शनवाचक वाक्य को साधारण वाक्य बनाएंगे। और इसके बाद 5वें नंबर पर आप लिखोगे शेष नियम यथावत है। अब यथावत है, एज इट इज है, कहने का मतलब यह कि प्रोनाउन का चेंज वैसे ही होगा। प्लेस, ठीक है, समय, स्थान और दूरी इनका, ठीक है, प्लेस और टाइम और डिस्टेंस इनका चेंज एज इट इज होगा जो पहले करवाया गया। आपको तो मेन बात ये याद रख लेनी है, ये 4 रूल लिखे हुए हैं, इनको आप अच्छे से समझ लो, आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो इसका। और इसके बाद हम करेंगे इसके 1-2 वाक्य, एक WH वर्ड से और एक हेल्पिंग वर्ब से। एक एग्जाम्पल अब करवाऊंगा, बाद में अपने प्रैक्टिस करेंगे जब, उसमें क्या बहुत सारे एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, साथ में सॉल्व भी करवा दूंगा। तो हमने इस टॉपिक को समझना है पहले। तो देखिए, सबसे पहले देखो, मैंने वाक्य लिखा टीचर said to me, have you completed your project file? Okay. Next, Ravina said to Rohan, when will you return my book? When will you return my book? ठीक है, ये इंटेरोगेटिव है दोनों के दोनों। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और ये WH वर्ड से शुरू हो रहा है। अब देखो, टीचर सेड टू मी, तो टीचर सेड को आस्क मी का मी, पहला चेंज यहां हो गया। दूसरा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ वेदर या WH वर्ड लगाना है। इफ या वेदर कब लगाते हैं? जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। तो यहाँ इफ या वेदर दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लगा दिया इफ। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्या है? प्रोनाउन का चेंज। यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू फर्स्ट फॉर्म है तो ऑब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म आए, मी पे आए, और मी की फर्स्ट फॉर्म आए होगा। ठीक है, इफ आई हैव, देखो पहला चेंज ये, ठीक है, दूसरा चेंज इफ, तीसरा चेंज इसका क्या है? जो प्रोनाउन का चेंज होगा वो तो पता ही है। तीसरे नंबर पर मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखना है। तो पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को बदला, यू को मी के अकॉर्डिंग आई आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब इसके बाद जाएगी, तो हैज हैव को किस में बदलते हैं? हैड में बदलते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? हैड कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। योर है तो वापिस किस पे आए? ऑब्जेक्ट पे। यू था फर्स्ट फॉर्म थी तो ऑब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। ठीक है, और योर है तो ऑब्जेक्ट की सेकेंड फॉर्म, माय प्रोजेक्ट फाइल। और पर्शनवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल दिया। तो ये है सेकंड। देखिए, ये पहला सेंटेंस, ये दूसरा।
रवीना आस्क्ड रोहन, रवीना आस्क्ड रोहन। तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो WH वर्ड ही लगेगा। व्हेन यू, रोहन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो यू रोहन के अकॉर्डिंग तो क्या आएगा, ही। विल को किस में बदलेंगे, वुड में। रिटर्न, और माय है तो किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। माय सेकेंड फॉर्म है तो सब्जेक्ट की आएगी सेकेंड फॉर्म, यानी रवीना की सेकेंड फॉर्म क्या आएगी, हर, और बुक, और ये लगा दिया फुल स्टॉप। तो इस तरीके से क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि इंटेरोगेटिव वाक्य यदि, ठीक है, डायरेक्ट में, ये वैसे मैंने लिखवा दिया है, डायरेक्ट में डिड से शुरू हो रहा है तो इनडायरेक्ट डिड को किस में बदलते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, और अगर डू डज से शुरू हो रहा है तो उसको वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो RS के अंदर क्या है, इनडायरेक्ट बनाते हुए वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये टेबल जब बनवाई थी तब मैंने लिखवाया था। आपको एक छोटी सी बात ये याद रखनी है कि डू नॉट और डज नॉट, इनके साथ अगर नॉट आ जाए तो आपको क्या किस में चेंज करना है, डिड नॉट में। और अगर डिड नॉट लिखा आ जाए तो उसको आपने चेंज करना है हैड नॉट में। ओके, डू नॉट डज नॉट को आपने डिड नॉट में चेंज करना है और डिड नॉट को हैड नॉट, और वर्ब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, ये हो गए हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस किसे कहेंगे हम, इंपेरेटिव सेंटेंस 4 तरीके से शुरू होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो 4 तरीके से शुरू होते हैं। कैसे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिसको हम बोलते हैं प्रार्थना, आज्ञा या आदेश संबंधी वाक्य। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपको समझने हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस 4 तरीके से शुरू होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू या डू नॉट से, प्लीज या काइंडली से, और लेट से। ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इनको चेंज करने का जो रूल है, जो नियम है, वो बता रहा हूं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू या डू नॉट से, प्लीज या काइंडली से और लेट से शुरू हो रहा है तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। और डू या डू नॉट से और डू से इंटेरोगेटिव भी शुरू होते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। लेकिन इंटेरोगेटिव में क्या दिया होगा साथ में, इंटेरोगेटिव में साथ में पहचान लिखी होगी। इंटेरोगेटिव में पहचान लिखी होती है, साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। अब देखिए इसके रूल क्या है। सबसे पहला रूल, ठीक है, इंपेरेटिव वाक्यों का इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। सबसे पहला चेंज क्या करेंगे, सैड या सैड टू को, बाहर सैड आए, से आए, सेज आए, जो भी है, को वाक्य के भाव के अनुसार, आरवी की वर्ब को वाक्य के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, advised, commanded, requested, suggested,
forbade, inquired, etc. में बदलते हैं। सबसे पहला चेंज तो ये करना है, में बहुत ही आसान है ये वाक्य, बदलते हैं। ठीक है। सेकंड, एक चीज याद रखना, यदि भाव ना समझ आए, जैसे मैं कहूं गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, अब मैं किसको कह रहा हूं, मेरे से बड़े को कह रहा हूं, मेरे से छोटे को कह रहा हूं, तो इसका भाव नहीं समझ आ रहा है, रिक्वेस्टेड लिखें, ऑर्डर्ड लिखें, कमांडेड लिखें। अगर भाव ना समझ आए तो आप आस्क लिख सकते हैं। यदि भाव ना समझ आए, यदि भाव न समझ आए तो आपको क्या करना है, आस्क कर देना है। कई बार लिखा होता है ऐसे वाक्य में। ठीक है। सेंटेंस में आपको भाव समझ आ जाएगा कि ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, ठीक है, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, एडवाइस है तो एडवाइज्ड, ठीक है, मनाही की जा रही है, डू नॉट से शुरू हो रहा है तो फोरबेड, और सुझाव दिया जा रहा है यानी कि लेट से शुरू हो रहा है तो आपको पता है कि सुझाव दिया जा रहा है लेट या लेट्स। ओके, तब क्या है, तब आप सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज कर सकते हैं। और अगर प्लीज या काइंडली वाक्य के अंदर आ गया तो आप रिक्वेस्टेड समझ आएंगे कि प्लीज काइंडली से रिक्वेस्ट होती है, लेट से सजेशन दिया जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या तो ऑर्डर होगा या एडवाइस होगी या कमांड होगी। ठीक है। और ओके, तो सेकंड देखिए, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू। उसके बाद हम क्या करेंगे, शेष वाक्य एज इट इज, या फिर बाकी रूल वही लगेंगे। जैसे हम एज इट इज का मतलब ये नहीं है कि प्रोनाउन का चेंज नहीं करना है, समय स्थान का चेंज होगा। बाकी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अन्य नियम यथावत। आपने क्या समझा यहां पर, वाक्य का भाव देखना है, उसके अकॉर्डिंग सैड टू को बदलना है और टू लगाकर शेष वाक्य लिख देना है। इतना सा काम है इंपेरेटिव सेंटेंस का। 4 तरीके के वाक्य हैं, मैं चारों तरह का एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। ठीक है। तो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ऑर्डर्ड एडवाइस का एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ऑर्डर या एडवाइस। The doctor said to patient, take salt-free food. Take salt-free food. ठीक है। सेकेंड, captain said to sailors, move forward, move forward. ओके, तो ये दोनों के दोनों वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं। टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मूव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब डू या डू नॉट से, डू भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू योर वर्क, डू नॉट वाला करते हैं। तो सबसे पहले ये दो वाक्य करेंगे। ओके, अब द डॉक्टर सेड टू को, वाक्य का भाव क्या है, डॉक्टर ने कहा है, पेशेंट को कहा है, तो एडवाइस दी होगी, तो क्या कहेंगे, एडवाइज्ड। ओके, पेशेंट, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू, बाकी वाक्य एज इट इज, टू टेक सॉल्ट फ्री फूड, बन गया इनडायरेक्ट। ओके, ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड देखिए, कैप्टन ने कहा सेलर्स को, तो यहां ऑर्डर दिया जा रहा है, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। तो कैप्टन ऑर्डर्ड सेलर्स, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू, और बाद में
मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, ये बन गया इनडायरेक्ट। तो दो ही चेंज किए हैं, सेड टू को एडवाइस या ऑर्डर्ड में, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू। नेक्स्ट देखिए डू नॉट। ओके, ये था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ये था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनने वाले वाक्य। नेक्स्ट देखिए डू या डू नॉट से। डू या डू नॉट से। डू वाला तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला ही हो जाएगा, डू योर वर्क, एडवाइज मी। जैसे टीचर सेड टू मी डू योर वर्क, द टीचर एडवाइज मी टू डू माई वर्क, एडवाइज मी टू डू माई वर्क। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ डू नॉट से। डू नॉट से अगर वाक्य बनाना है तो इसके दो तरीके हैं। डू नॉट यानी कि मना किया जा रहा है किसी काम के लिए, या तो फोरबैड से बना लो, या फिर डू नॉट में से डू हटाकर नॉट को टू से पहले रख दो। तो देखिए माई फादर सेड टू मी डू नॉट मेक fuss with others. Do not make fuss with others. My father said to me, do not make fuss with others. तो इसके दो तरीके हैं। अब do not से आपको पता है कि मना किया जा रहा है, मना किया जा रहा है तो said to को किस में बदल सकते हैं आप, forbade में। इस तरीके से वाक्य my father said to को forbade में, forbade me। अब मना करने के लिए फोरबेड शब्द लगा दिया है तो डू नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें से डू नॉट हट जाएगा। अगर डू नॉट वाला वाक्य है और यहाँ पर फोरबेड लगा हुआ है तो यहाँ डू नॉट नहीं आएगा। ठीक है, माई फादर फोरबेड मी टू मेक फस विद अदर्स, मेक फस विद अदर्स। शेष वाक्य उतार दिया वैसे का वैसे, विद अदर्स। तो ध्यान रख लेना कि अगर यहाँ पर चार ऑप्शन दिए होते हैं तो ऑप्शन में सैड टू को फोरबेड में बदला हुआ है और उसके साथ नॉट लगा दिया इधर, तो वो गलत है। फोरबेड में बदलकर इधर नॉट नहीं होना चाहिए। तो ये एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि डू को हटा देते हैं और नॉट को टू से पहले रख देते हैं। जैसे कि माई फादर सेड टू मी, अब सेड टू को आस्क में, एडवाइज में, ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। तो यहां तो पता है कि एडवाइस दी जा रही है, माई फादर एडवाइज्ड मी, एडवाइज्ड मी। अब क्या है, इसमें डू को हटा देंगे और नॉट को टू से पहले रखेंगे। तो डू को हटा दिया, नॉट को टू से पहले, नॉट टू मेक फस विद अदर्स। ठीक है, माई फादर एडवाइज मी नॉट टू मेक फस विद अदर्स। तो ध्यान रख लेना, अगर वाक्य फोरबेड से है तो यहाँ डू नॉट को हटाकर डायरेक्ट लगा देंगे, लेकिन अगर वाक्य आप फोरबेड नहीं लगा हुआ है, एडवाइज से चेंज कर रहे हैं, एडवाइज ऑर्डर से, तो डू को हटा देते हैं, नॉट को टू से पहले रखते हैं। इसमें इतना ध्यान रख लेना, डू हटेगा और नॉट टू से पहले आएगा, टू से पहले आएगा। इतनी बात याद रख लेना। तो ये डू नॉट वाले हो गए। ओके, अब हम करेंगे प्लीज या काइंडली वाले में। प्लीज या काइंडली वाले में रिक्वेस्टेड आ जाएगा, और जहां जैसे डू नॉट हटा था वैसे प्लीज काइंडली हट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, इस एग्जाम्पल को मिटा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, प्लीज या काइंडली से, प्लीज या काइंडली से, प्लीज या काइंडली से बनने वाले वाक्य। प्लीज या काइंडली। द क्लर्क said to manager, kindly allow me to go.
काइंडली अलाउ मी टू गो। द beggar said to me, please give me some food। ओके, तो द क्लर्क said to को ask me, सॉरी said to को requested me, क्योंकि प्लीज या काइंडली से, यदि वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू होता है तो said to किस में बदलेगा, रिक्वेस्टेड में। किसको की, मैनेजर को, मैनेजर। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू। अब जब प्लीज काइंडली की जगह इधर रिक्वेस्टेड लग गया तो यहां से काइंडली और यहां से प्लीज हट जाएगा, ये नहीं आती। बस अलाउ हिम टू गो। अब मी को हिम कैसे किया है, इसके अकॉर्डिंग, मी है, आई माई मी हो तो सब्जेक्ट पे जाएंगे, मी थर्ड फॉर्म है तो इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो ही की थर्ड फॉर्म हिम होती है, इसलिए लगाया। द beggar said to को रिक्वेस्टेड me to give him some food। ये मी बदलेगा बैगर के अकॉर्डिंग, वापस हिम आएगा। तो इस तरीके से ये भी आपका प्लीज काइंडली वाला रूल हो गया। एक लास्ट है इसमें लेट, इंपेरेटिव सेंटेंस में लास्ट रूल है लेट का। ओके, तो अगर वाक्य लेट से शुरू हो तो उसका भी क्या है, इनडायरेक्ट दो तरीके से बन सकता है। मोहित said to me, let's go to cinema। ये लेट से शुरू हो रहा है, लेट्स गो टू सिनेमा। ओके, और अब देखो यहां पर सजेस्ट किया जा रहा है, प्रपोज किया जा रहा है, यानी कि प्रस्ताव रखा जा रहा है। तो अगर वाक्य ऐसा हो लेट से शुरू हो तो अपने प्रपोज या सजेस्टेड, ठीक है, तो मोहित प्रपोज्ड मी, ओके, टू गो टू सिनेमा। ये लेट हटेगा क्योंकि लेट की जगह हमने प्रपोज लगा दिया है। ये सुझाव देने के लिए, प्रस्ताव रखने के लिए आता है, तो ये वर्ड हमने हटा दिया है क्योंकि इसकी जगह हमने जैसे प्लीज काइंडली हटाया था, फॉरवर्ड है तो नॉट हटेगा, डू नॉट हटेगा, प्लीज काइंडली है, ठीक है, रिक्वेस्टेड है तो प्लीज काइंडली हटेगा, प्रपोज्ड या सजेस्टेड इधर लगा दिया है तो उधर से लेट हटेगा। ये चार चीजें याद रख लेना। तो ये हमने हटा दिया। या फिर इसको ऐसे बना सकते हैं, मोहित suggested me that। अब ध्यान रखना यहां टू लगा हुआ है तो लेट हटाकर शेष वाक्य एज इट इज आएगा, लेकिन अगर यहां पर दैट लगा हुआ है तब हम लिखेंगे दैट वी शुड गो टू सिनेमा, दैट वी शुड गो टू सिनेमा। ओके, अब देखो कि यहां पर वी क्यों आया, यहां दे और कोई प्रोनाउन क्यों नहीं आया। तो ध्यान रख लेना, वाक्य लेट से शुरू हो रहा हो तो आरवी के अंदर दोनों में से किसी भी एक तरफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, सॉरी हाँ, प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन हो तो हम वी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो दे से शुरू। मतलब ये कह दो कि मुझसे कहा, अगर आप खुद मौजूद हैं, खुद शामिल हैं तो वी से शुरू करेंगे वाक्य। अगर आप खुद नहीं हैं, यहाँ पर थर्ड पर्सन की बात हो तो दे शुड, ठीक है, थर्ड पर्सन की बात हो तो दे शुड आएगा, बाकी वाक्य वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, जैसे मोहित सैड टू सुनील, अब दोनों में से किसी तरफ मैं नहीं हूँ, ठीक है, आई माई मी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मोहित सैड टू सुनील,
लेट्स गो टू सिनेमा। तो मोहित ने सुनील को कहा, दोनों थर्ड पर्सन है मेरे लिए, तो मैंने लिख दिया मोहित सजेस्टेड सुनील दैट दे शुड गो टू सिनेमा। तो अगर खुद मौजूद हैं, खुद शामिल हैं, तो वी से स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज हम दे से स्टार्ट करेंगे। तो ये अपने 3 प्रकार के वाक्य आज हमने किए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, असर्टिव वाक्य, इंटेरोगेटिव वाक्य और इंपेरेटिव वाक्य। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव वाक्य करेंगे और इसके साथ एक छोटी सी वीडियो और बनाएंगे। लगभग 75% काम आपका हो गया है, लगभग जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो मैंने करवा दिए। चलिए अब हम करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, तो ये पता होना चाहिए। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें विश, ब्लेस और कर्स की बात होती है, इच्छा, कामना या श्राप, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। मोस्टली ये जो सेंटेंस होते हैं मे से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा विश एंड लॉन्ग, ये कुछ शब्द इसके अंदर यूज किए होते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, आई विश, ठीक है। तो इस तरीके के शब्द यूज किए होते हैं। तो विश, ब्लेस और कर्स से रिलेटेड जितने भी वाक्य हैं उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो इनडायरेक्ट बनाना है उसमें सिर्फ से या सैड टू को वाक्य के भाव के अनुसार विश या ब्लेस या कर्स में बदलते हैं। बाकी वो सिंपल वाले चेंज ही होंगे जो सिंपल वाक्य बनाते थे, ठीक है। कैसे, तो इसमें आपको याद रखना है कि से या सेट को आप क्या करेंगे, विश्ड, ब्लेस्ड या कर्स्ड, विश्ड, ब्लेस्ड या कर्स्ड। जैसे कि द सेंट said to me, may you live long. The saint said to me, may you live long. Or okay, may you live long. तो ज़्यादातर इन वाक्यों के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी दिया होता है। अब देखिए, द सेंट ब्लेस किया है, द सेंट ब्लेस्ड मी, द सेंट ब्लेस्ड मी, दैट इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट, वही सिंपल वाला चेंज। यू है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट पे मी है, यू फर्स्ट फॉर्म है तो मी की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्या लगेगा, आई। मे को माइट में, आई माइट लिव लॉन्ग, मे को माइट में चेंज करेंगे, आई माइट लिव लॉन्ग। और कोई चेंज नहीं है वाक्य में, बाकी वाक्य वैसे ही बनेगा जैसे हम बनाते थे। तो विश, ब्लेस, कर्स्ड, ठीक है। पीपल, ये फर्स्ट सेंटेंस है अपना, ठीक है। पीपल, ये सेकंड सेंटेंस है। सेड, मे आवर किंग live long, may our king live long, okay। तो people wished that, wished या blessed कुछ भी कर सकते हैं, wished that our king है, तो people के अकॉर्डिंग dear king, मे को might में, might live long, दैट्स ऑल। तो ये हमारा सेकंड सेंटेंस बन गया। तो इस तरीके से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बना सकते हैं। तो सेम वही, से या सैड टू को विश्ड, ब्लेस्ड या कर्स्ड में बदलना है और कोई दिक्कत नहीं है वाक्य के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें एक्सेस ऑफ इमोशन होता है, जिसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा गम, गुस्सा, सरप्राइज, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में आती हैं। कि बहुत ज़्यादा आप गुस्सा जता रहे हो किसी पर, बहुत ज़्यादा दुख जता रहे हो किसी बात, और एकदम से आपको शॉक लगता है, तो हम कह सकते हैं एक्सेस ऑफ इमोशन, जैसे इंटरजेक्शन जिसको बोलते हैं। तो
जिन वाक्यों के अंदर इंटरजेक्शन आते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड आते हैं, जैसे वाव, व्हाट, हुर्रा, आहा, ओह, ये सब क्या है? ये सब एक्सेस ऑफ इमोशन को बताते हैं और यही सेंटेंस कहलाते हैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। तो विस्मयादिबोधक वाक्यों का इनडायरेक्ट कैसे बनाना है? तो सबसे पहली बात, वो सैड टू तो बदलना ही है वाक्य के भाव के अनुसार, ठीक है। तो सैड टू को वाक्य का भाव खुशी वाला है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है, हैप्पीनेस, सॉरो। अगर दुख वाला है तो सॉरो। तो आप एक्सक्लेम्ड विद के साथ कुछ वर्ड लगाएंगे, जैसे कि अगर आपने कह दें हुर्रा, हुर्रा, हुर्रे या आहा, तो इसमें क्या है? खुशी हो रही है, जॉय हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर अलास, अलास अपने दुख भरा शब्द है ये, तो हम बोल देते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ठीक है। इसके बाद वाव, व्हाट, हाउ, ये तीनों शब्द हैं, ये तीनों शब्द सरप्राइज को बताते हैं। वाव, हाउ, व्हाट, तीनों शब्द सरप्राइज को बताते हैं, तो इसको करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो इस तरीके से एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय और एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। इसके अलावा किसी बहुत ही बुरी चीज़ को देख लेते हैं, गंदगी देख लेते हैं कहीं पड़ी हुई, तो हम रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। इसके अलावा हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सॉरोफुली सैड दैट, ही सॉरोफुली सैड दैट, ठीक, ही जॉयफुली सैड दैट। अगर आप एक्सक्लेम्ड विद नहीं लगाना चाहते, ठीक है, तो आप सॉरोफुली सैड दैट इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सैड टू को वाक्य के भाव के अनुसार बदलना है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाना है, वही रूल जो अपना चलता आ रहा है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाना है, बाकी वाक्य का वैसे, सिर्फ इसमें आपको सैड टू बदलना आना चाहिए। तो अपने कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लो, लिखना चाहो तो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो। तो पहला सेंटेंस जो है वो है हमारा रोहन said, alas, I have failed. I have failed. तो ये दुख भरी बात है। कैप्टन, the captain said to players, hurrah, we have won the match. Hurrah, we have won the match. ओके, तो ये दो सेंटेंस हैं, एक में दुख है, एक में जॉय है। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। रोहन सॉरोफुली सैड दैट, रोहन सॉरोफुली सैड दैट, तो या फिर लिख सकते हैं रोहन exclaimed with sorrow। अब ये sorrow के लिए अल्लाह शब्द यूज हुआ था, तो sorrow हमने यहां लिख लिया है, तो अल्लाह शब्द नहीं आएगा। रोहन exclaimed with sorrow that रोहन के अकॉर्डिंग, तो he has have को had में failed, he had failed, that's all। उसके बाद कैप्टन सैड टू प्लेयर्स, तो द कैप्टन
यहां लिख सकते हैं जॉयफुली सैड टू प्लेयर्स या फिर एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, तो एक मैंने एक्सक्लेम्ड विद से बना दिया, एक मैं बना देता हूं जॉयफुली से। एक्सक्लेम्ड जॉयफुली टू प्लेयर्स। ठीक है, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड जॉयफुली टू प्लेयर्स दैट, ये हुर्रा के लिए जॉय शब्द आ गया है, तो वी का आपको रूल बताऊंगा। ठीक है, कि कहां पर आपको वी को दे करना है। देखो वी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अकेला कैप्टन नहीं है, प्लेयर्स भी साथ थे, तो दे आएगा। क्यों आएगा आगे एक रूल बता रहा हूं मैं आपको। दे हैव को हैड won द मैच, दे हैड won द मैच। तो ये हो गया आपका सेकेंड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस देखिए, शी सेड what a nice car, what a nice car is it। what a nice car is this। ठीक है, तो इस तरीके से, तो she exclaimed with surprise that, she exclaimed with surprise that the car was very nice, the car was very nice। इस वाक्य को इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, या what a nice, she exclaimed with surprise what a nice car it was, तो WH वर्ड से ही जोड़ देते हैं। या फिर she exclaimed with surprise what a nice car was that, या that was a nice car। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटिव समझ आया। अब दो रूल और बताने हैं आपको, बस उसके बाद आपका टॉपिक कंप्लीट है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। पहला रूल तो ये देखो कि कई बार क्या होता है कि RS के अंदर तो V दिया होता है, RS के अंदर U दिया होता है, और RV में ऑब्जेक्ट दिया नहीं होता, RV में ऑब्जेक्ट दिया नहीं होता, और हमें U को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना होता है। तब हम क्या करें, जैसे टीचर said I shall teach you tomorrow, I shall teach you tomorrow। इस तरीके से ये वाक्य दे दिया। तो अब क्या करेंगे, टीचर सेड का सेड रहने दिया, सिंपल सेंटेंस है तो दैट लगा दिया। आई है तो टीचर के अकॉर्डिंग ही शेल को शुड में बदलते हैं, लेकिन आई के साथ शेल लगता है, ही के साथ तो वे लगता है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। ही वुड टीच। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई, हमारा सिंपल वाक्य है। लेकिन जैसे यू आया हम जाएंगे ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट पे कोई है नहीं है, ऑब्जेक्ट पे कुछ है नहीं, तो हम किसके अकॉर्डिंग बदले। जब ऑब्जेक्ट पे कुछ ना दिया हो तो इस ऑब्जेक्ट की जगह अपने आप को रख लिया करो, यानी कि मी। तो टीचर सेड और RS के अंदर यू यूज हो रहा है, हम ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट पे कोई नहीं है तो अपने आप को रख लो मी, क्योंकि टीचर ने कहा तो खुद सुना होगा, सुनने वाले का नाम तो बताया नहीं है, तो इसलिए क्या रखेंगे, मी। तो मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे यू को। तो यू थर्ड फॉर्म है, मी की थर्ड फॉर्म मी ही होती है। ठीक है, मी, और टुमारो को द नेक्स्ट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे। तो ये बन गया आपका वाक्य। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि RS के अंदर यू दिया हो और हमने यू को बदलना है ऑब्जेक्ट के अनुसार, RV में
अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो, आरवी में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो अपने आप को रख लेते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट रूल। अब सेकेंड रूल क्या देखिए, कई बार आर एस में वी दिया होता है और उस वी को कई बार तो वी ही रहने दे दिया जाता है, ठीक है, और कई बार क्या है उसको हम दे में बदल देते हैं, ठीक है। कैसे? My friends said to me, my friend said to me, my friend said to me, we are going to cinema. Okay, we are going to cinema. Okay, तो अब क्या है, my friend said to me, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, ठीक है, तो my friend told me that, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वी है, वी बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट पे क्या है, माय फ्रेंड है। अब यहाँ वी लगाएं, ही लगाएं या दे लगाएं, तो वी आर का है, कहने का मतलब मुझसे का है, मैं शामिल हूँ। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि जब आरवी के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मौजूद हो, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, दोनों या तो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में, अगर तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मौजूद है तब हम वी को वी ही रहने देते हैं। लेकिन अगर इधर थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन किसी और की बात हो रही है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ना हो तो वी को हम क्या है, दे में बदल देते हैं। ये ध्यान रख लेना कि इधर मैं खुद मौजूद हूँ, मी है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो वी का वी ही रहेगा। वी आर को क्या करेंगे, वह गोइंग टू सिनेमा, ठीक है। बाहर पास्ट टेंस है इसलिए टेंस बदल दिया। अगर वाक्य के अंदर, सेकेंड एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, जैसे रोहन सेड टू मोहित, वी शैल प्ले चेस, वी शैल प्ले चेस। रोहन सेड टू मोहित वी शैल प्ले चेस, तो यहां पर क्या है, रोहन टोल्ड मोहित दैट। अब वी को बदलते हम सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट पे रोहन है तो इसके अकॉर्डिंग तो ही आना चाहिए, लेकिन यहां पर वी जो है, ऐसे वाक्यों में वी हमेशा क्या बदलता है, इनके प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। इसमें मैं तो मौजूद नहीं हूँ, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दोनों में से किसी तरफ नहीं है, दोनों तरफ थर्ड पर्सन है, तो दोनों थर्ड पर्सन इसलिए क्या आएगा, दे। वी के साथ शैल, लेकिन दे के साथ विल लगता है और विल को बदलेंगे वुड में, दे वुड प्ले चेस। इस तरीके से हम, ऐसा नहीं है कि शैल को शुड में बदलना, देखो वी है तो शैल आता है, लेकिन यहाँ पर दे आ गया, दे के साथ विल आता है, विल को वुड में बदलेंगे। तो ये हमारे दोनों रूल हो गए, एक तो ये मी वाला रूल याद रख लेना और ये वी का रूल याद रख लेना। तो उम्मीद है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ।